वेलकम एवरीवन। आज हमारे बीच मौजूद है एडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट मिस्टर ध्रुवेन और हमारे स्पेशल स्पीकर जो है नन अदर देन अशोक गोयल सर, जो काफी एक्टिव रहते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और टॉपिक्स को लेके ऑन आर्किटेक्चर, द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर, और उस पे काफी चीजों में सुधार लाने का इनका एक कांस्टेंट चले जा रहा है। he's गेटिंग इनटू अ फाइट कि ये प्रोफेशन जो है हर तरीके से स्ट्रेंथन हो, और इसमें वो बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एंड इन द एम्पावरमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, जो फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो आज जो हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जाएंगे इसमें वो which holds very important position in the practice of architecture, एंड हम अशोक गोयल जी से बात करेंगे इसके बारे में और ध्रुविन जी से बात करेंगे कि इसमें क्या बेस्ट हो सकता है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी हम आज टटोर के देखेंगे कि उस पे हम मेन किस मुद्दे पे सुधार ला सकते हैं और वो हमारे प्रोफेशन को और स्ट्रेंथन कैसे कर सकता है। तो अशोक जी, वेलकम टू द शो। एडब्ल्यूए से के तरफ से आपको वेलकम किया जाता है यहाँ पे, और इस शो को आप कुछ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ थोड़ा बातचीत हम करेंगे, उनको थोड़ा बताएंगे कि आपका मुद्दा, आप क्या बेस्ट पॉइंट्स रख सकते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है in various problems which are happening right now in the profession of architecture। क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे है कि आज के डेट में जो यंग आर्किटेक्ट्स है, इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। इसके ऊपर आप क्या लाइट थ्रो करना चाहेंगे? देखो, इससे जुड़ी हुई दो तीन चीजें हैं। जो बेरोजगारी इसके अंदर आई है वो इस वजह से नहीं आई कि आर्किटेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है। जो रोजगार की समस्या है या बेरोजगारी की समस्या है वो इस वजह से है कि हमारे क्षेत्र में घूसपैठ हो रही है। अभी भी देश में जो सीओए की वेबसाइट है वहां पर अगर आप जाके देखें तो तकरीबन 1,26,000 आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। लेकिन वास्तव में जो आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें सिविल इंजीनियर्स शामिल हैं, सिविल डिप्लोमा वाले शामिल हैं, सर्वेयर शामिल हैं, ड्राफ्ट्समैन शामिल हैं, उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। ये जो 10 लाख लोग छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बों में काम कर रहे हैं, ये सारा काम सारा नए आर्किटेक्ट्स के पास आता, युवा आर्किटेक्ट्स के पास आता, जो इन लोगों के पास जा रहा है। और सिर्फ प्रैक्टिस के मामले में ही नहीं, अब सरकारी संस्थानों में देखो, अधिकतर सरकारी संस्थानों में जो चीफ आर्किटेक्ट की पोस्ट है, चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट है, सीनियर टाउन प्लानर की पोस्ट है, सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट है, उस पे इंजीनियर्स बैठे हैं, और कई जगह तो उस पे ड्राफ्ट्समैन बैठे हैं। वो ड्राफ्ट्समैन प्रमोट होके सीनियर टाउन प्लानर बन गए, सीनियर आर्किटेक्ट बन गए और चीफ आर्किटेक्ट बन गए। तो ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो घूसपैठ है, देखिए, मेरे को इंजीनियर्स की घूसपैठ पे आपत्ति नहीं है। अगर सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं, चलो थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं, कुछ तो डिजाइन जानते हैं, रोड़ी सरिया तो जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा तो समझते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो समझते हैं। लेकिन ड्राफ्ट्समैन 8वीं के बाद 1 साल का या 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद ड्राफ्ट्समैन जाके प्रमोट होके किसी भी बड़े शहर में जाके चीफ टाउन प्लानर की कुर्सी पे बैठ जाए और सारे नियम कायदों का उल्लंघन होता रहे और उसको प्रमोशन हो के चीफ टाउन प्लानर बना दिया जाए, तब सोचे परिस्थिति कितनी विकट होगी। तो सर, इसमें आप क्या मानते हैं, मतलब कौन जिम्मेदार है? ये जो सिचुएशन अब तैयार हो रहा है, इसके लिए कौन, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसके लिए? मैं और आप, हम दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
इस प्रकार से जिम्मेदार हैं हम दोनों कि हम तीनों ने, हम सारों ने, हम 1,26,000 लोगों ने आंख मूंद रखी है। हम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ते? अगर कोई आपकी घड़ी छीन लेगा तो आप चुप बैठेंगे क्या? आपकी कोई कलम छीन लेगा, आपकी कोई कार छीन लेगा तो आप चुप बैठेंगे क्या? आपके अधिकार छीन रहे हैं तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर चुप है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट चुप है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे सब सेंटर्स हैं, करीब 250-300 लोग इस संस्थान में पदाधिकारी हैं। अगर 250-300 लोगों में से 250-300 चिट्ठियां सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाएं, इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद हो, तो क्यों नहीं काम होगा? आप बताएं, पिछले 5 साल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के किसी पदाधिकारी ने किसी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की, किसी एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की, और तो और इन्होंने कभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अपने रास्ते चलती है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पदाधिकारी दूसरे रास्ते चलते हैं। ये कैसी विडंबना है? हम सब सारे लोग मिलकर काम क्यों नहीं करते? There is no discussion about the profession whether in COA also and IIA also. दोनों में से कहीं भी जगह पे प्रोफेशन की बातें नहीं हो रही है, एजुकेशन की बातें हो रही है, कॉलेजेस कैसे बढ़ानी है वो बातें हो रही है, उनकी फीस कैसे आएगी उसकी बातें हो रही है। तो प्रॉब्लम वो है कि हम लोग जड़ मूल से ही वीक हो रहे हैं। अभी मैंने एक आईआई की मीटिंग में हबीब सर आए थे, उन्होंने क्लियर बताया था कि बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाए कि हु डिजाइन्स योर हाउस इज एन आर्किटेक्ट। छोटी छोटी बुक से आपको डालना चाहिए कि आप बेसिक फाउंडेशन ही अपना क्लियर नहीं करेंगे। उस टाइम पे सब हंसे, पर बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर करना चाहिए ना, कि अगर बच्चों को ही पढ़ाया जाए कि आर्किटेक्ट कौन। मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स ऑल्सो डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स, तो हुज फॉल्ट इट इज? ये 1972 आज 50 साल होने आए हैं आर्किटेक्ट एक्ट को। किसी नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पब्लिक को भी नहीं मालूम है कि आर्किटेक्ट क्या होता है। तो एक्चुअली लॉस आर्किटेक्ट्स का ही है, एंड इट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ काउंसिल रादर देन आर्किटेक्ट्स। तो खुद ब्लेम कर ही रहे हैं, बट काउंसिल का भी उतना ही खराब प्रॉब्लम है। काउंसिल का अभी तक जो जो भी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं सर? या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक हबीब खान सर है जो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। सो प्रॉब्लम वही हो रहा है कि अपने को बेसिक चीजें से ही अपन वीक जा रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप, अपना फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू गाइड काउंसिल आल्सो एंड अदर आर्किटेक्ट्स टू व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक? देखिए ध्रुविन जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं तो वो ये बनता है कि सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हम शोर करें, हम हल्ला करें, आवाज उठाएं। हम सब चुप हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पिछले तकरीबन 10-12 साल से मैं लगातार काउंसिल में आरटीआई लगा रहा हूं, उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनसे नियम कायदे की कॉपी मांग रहा हूं, उनसे जानकारी मांग रहा हूं कि कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ आपने मुकदमे करे, उनसे जानकारी मांग रहा हूं कि आपकी एजुकेशन कमेटी कौन है, इसमें कौन लोग बैठे हैं। उनसे ये जानकारी मांग रहा हूं कि कौन सी डिग्रीज को आप मान्यता देते हैं, जो बीआर्स को पढ़ाने के लिए, एमआर्स को पढ़ाने के लिए वो लोग कौन लोग सक्षम हैं, उनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। आपको जानकर अच्छा जो होगा, काउंसिल ने मेरे को जो आरटीआई के जवाब दिए उसमें उन्होंने मेरे को कहा कि उनकी कोई एजुकेशन कमेटी नहीं है। अब बताइए, 460 के करीब आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, इनकी कोई एजुकेशन कमेटी नहीं है, तो भाई इनको कौन देख रहा है? इनकी इंस्पेक्शन की जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को कौन उस पर विचार करता है? कौन लोग इनके यहाँ इंस्पेक्शन पे जाते हैं? इनसे मैंने पूरी लिस्ट मांगी कि आपके इंस्पेक्शन पे जो लोग जाते हैं उनकी पूरी लिस्ट, तो उन्होंने मेरी लिस्ट मेरे हवाले करी। उनसे मैंने पूछा कि आप लोग इनको कितना पैसा देते हो? उन्होंने बताया कि हम उसको कोई ऑनरेरियम नहीं देते, उनको टोकन मनी देते हैं, तकरीबन 5,000 रुपए। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को आप 5,000 रुपए देंगे और वो व्यक्ति जाके सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज का इंस्पेक्शन करेगा, और उसके अपने क्या लालच वहां जुड़े रहेंगे, क्या उसकी अपेक्षाएं वहां जुड़ी रहेंगी, क्यों वो 5,000 रुपए में ईमानदारी से काम करेगा? तो ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है।
आपको सुनकर अचरज होगा कि काउंसिल के दफ्तरों में बैठ के, एक बार मेरी किसी से चर्चा हो रही थी काउंसिल के एक पदाधिकारी से, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इंस्पेक्शन से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां पर कंप्यूटर लैब बन जाती है, वहां पर लाइब्रेरी आ जाती है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, और जैसे इंस्पेक्शन खत्म होता है सब कुछ साफ हो जाता है। ये सारी बातें जब काउंसिल के पदाधिकारियों के संज्ञान में हैं, तो उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? फिर एक और चीज देखिए, फर्जी आर्किटेक्ट्स के मामले में आर्किटेक्ट्स एक्ट बड़ा स्पष्ट है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपको सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके एक शिकायत दर्ज करानी है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। काउंसिल का दफ्तर दिल्ली में है, अगर कोई इलाहाबाद का आर्किटेक्ट, फर्जी व्यक्ति वहां पर आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहा है, आपको इलाहाबाद जाके मुकदमा दर्ज नहीं करना। आप दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाइए कि फलाना फलाना व्यक्ति आर्किटेक्ट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है और इसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा हम दर्ज करा रहे हैं। वो अपने आप दिल्ली में आके पीछे भुगतना फिरेगा। इनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा, और इसके लिए सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही दोषी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पूरे देश भर में चैप्टर्स हैं, पूरे देश में सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं। मान लीजिए अब हरियाणा के पुनीत सेठी जी काउंसिल में उत्तर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। अब काउंसिल में ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उत्तर भारत से, ये हरियाणा चैप्टर के प्रधान भी हैं। अगर ये कसम खा लें कि हरियाणा में एक भी फर्जी आर्किटेक्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, हर फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, कैसे संभव है? कैसे संभव है ये लोग काम कर पाएंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि इतना हल्ला गुल्ला करके, इतना शोर शराबा करके, इतने पोस्टर्स बना के, इतनी मेहनत करके ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का चुनाव लड़ते हैं या काउंसिल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो वहां क्यों नहीं कुछ करते? सारे देश के, अधिकतर देश के रिप्रेजेंटेटिव चीफ आर्किटेक्ट्स हैं काउंसिल में। वो अपनी स्टेट में तय कर लें कि उनकी स्टेट में कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, कोई इंजीनियर सरकारी महकमे में आर्किटेक्ट की पोस्ट पे नहीं बैठेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 1.5 साल पहले डिसीजन आया, उसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, 48 पेज के डिसीजन को आप विस्तार से पढ़े। उसमें 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा था आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का अधिकार नहीं है, और दूसरा मुद्दा था सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे कोई भी गैर आर्किटेक्ट नहीं बैठेगा। ये डिसीजन आए हुए हमारे पास तकरीबन 1.5 साल हो गया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। क्या दिक्कत है? हम काउंसिल के रजिस्ट्रार को 24 लाख रुपए साल की तनख्वाह देते हैं, कुछ और पदाधिकारियों को 20 लाख, 21 लाख, 18 लाख रुपए साल की तनख्वाह देते हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं है, काउंसिल के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन वो धन गैर जरूरी चीजों में खर्च हो रहा है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता चलेगा पिछले साल करीब 2.25 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करा। ये 2.25 करोड़ रुपए खर्च आप कर सकते हो विभिन्न मदों में, विभिन्न हेड्स के तहत, तो आप कम से कम 10 लाख रुपया फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा करने में क्यों नहीं खर्च करते? जो सर सरकारी एक्चुअली नौकरियां है, उसमें जो आर्किटेक्ट की पोस्ट रहती है, एक्चुअली हम लोग को बिल्डिंग प्लानिंग अथॉरिटी या बिल्डिंग अप्रूवल अथॉरिटी में भी आर्किटेक्ट्स की जरूरत रहेगी। ये लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट अलग बना देते हैं और बिल्डिंग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है या फिर आर्किटेक्ट जो अपना क्या बोलते हैं बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट रहता है, उसको अलग दे देते हैं और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट अलग देते हैं। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट सड़ रहा है आदमी, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, छोटे मोटे टेंडर देख रहा है। पर जो प्लानिंग अथॉरिटी है, जो अप्रूवल अथॉरिटी है, उसमें सब इंजीनियर्स भरे हुए हैं। मुंबई में जो पोस्ट है वो सब इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वैसे पोस्ट जा रही है। अभी पोस्ट ही इंजीनियर नाम की है, तो आर्किटेक्ट तो उधर अप्लाई कर भी लेगा तो उसको सब इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी। यानी ये हो गया कि आदमी डॉक्टर बनकर चपरासी की पोस्ट ले रहा है सबसे पहले, सब पर एग्जीक्यूटिव चपरासी समझ लो आप। और प्रॉब्लम वही हो रहा है ना कि वो लोग जो पोस्ट दे रहे हैं वो प्लानिंग अथॉरिटी में आर्किटेक्ट्स को क्यों नहीं बैठा रहे, और वो क्या स्टेप ले सकते हैं कि वो प्लानिंग अथॉरिटी में आर्किटेक्ट्स बैठे। टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज में भी डिप्लोमा करके कोई टाउन प्लानिंग का कोर्स करके आदमी इंजीनियर बैठ रहा है, सब अप्रूवल इंजीनियर्स दे रहे हैं। तो एक हम लोग के आर्किटेक्ट्स की मीट हुई थी मुंबई में,
तब सब लोग ने बोला था कि मुंबई में 2 तरह के आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिजाइन करते हैं और एक अप्रूवल लेके आते हैं। तो आर्किटेक्ट खुद अप्रूवल के लिए क्यों नहीं जा रहा है? मेरा आंसर उसमें एक ही था कि आर्किटेक्ट का इंटेलेक्चुअल नॉर्मल इंजीनियर से मैच हो ही नहीं सकता। आर्किटेक्ट जो प्लान बनाता है वो इंजीनियर कैसे क्लियर करेगा? दोनों का इंटेलेक्चुअल मैच ही नहीं हो रहा है। तो अभी जो डीसीआर मुंबई में प्रिंट हुआ है, उसमें 0.3 एलिवेशन फीचर्स आप दे सकते हैं। 0.3 में मैंने उसको जो म्युनिसिपल कमिश्नर उनको क्लियर पूछा, सर मुझे डोरिक ऑर्डर एलिवेशन में देना, मैं 0.3 में कैसे दूं? तो वो आदमी को मालूम ही नहीं डोरिक ऑर्डर क्या होता है, आयोनिक ऑर्डर्स क्या रहते हैं। तो आर्किटेक्ट की भाषा आर्किटेक्ट ही समझ पाएगा। वो एक्चुअली गवर्नमेंट को एक्चुअली अपने को कन्वे कराना है। बिल्कुल सर सही उसमें ध्रुव जी। कुछ और ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं होता है, ये जो आप बात कर रहे हो कि आर्किटेक्ट्स सिर्फ दे आर, कुछ कुछ आर्किटेक्ट्स है जो सिर्फ डिजाइन पे फोकस करते हैं और कुछ आर्किटेक्ट्स है जो सिर्फ प्लान सैंक्शन सिर्फ कराते हैं। अप्रूवल। ये ये यस यस यस। ये दिल्ली में भी हो रहा है, एंड दे आर टर्म्ड एज लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स। या सो सेम ये दिस सेम इज द सेम कॉमन थिंग। प्रैक्टिस इन दिल्ली ऑल्सो। ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज आई हाँ, सपोज। और उसका एक मेजर रीजन ये भी है, एंड अशोक गोयल जी अगर आप मेरे को इस पे करेक्ट करें तो, रीजन ये भी है कि जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी में पहुंचते हैं आर्किटेक्ट को, उनको उनको भी बहुत तरीके से परेशान किया जाता है। इसीलिए क्या कर रहे हैं जो बड़े फर्म्स है, वो इस हेडेक में घुसना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं कि लाइजनिंग आर्किटेक्ट को ये काम दे देते हैं, एंड दे ओनली कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग द बेस्ट डिजाइंस डिजाइनिंग। पॉसिबल फॉर देयर क्लाइंट्स। या तो पर अशोक अभी सर, आज आप छोटे क्या बोलना आर्किटेक्ट की चाहते हैं क्या, इसके बारे में? छोटे आर्किटेक्ट की स्थिति तो और भी खराब होती है, एंड दे आर बीइंग हैरेस बाय द इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर देखो, इंजीनियर्स को सपोर्ट कर लेते हैं। मैं आपको मजेदार बात बताऊं। हम्म पुराने जमाने में जब बिल्डिंग प्लान सबमिट करते थे, हम्म। तो हाथ की बनाई हुई ड्राइंग जाती थी, उसके अमोनिया प्रिंट या फेरो प्रिंट जाते थे, डेफिनेटली। राइट। और उसके बाद जो भी कागजात लगा के हम उसको सबमिट करते थे, तो डीडीए का या एमसीडी का नियम था कि अगर उसमें कोई कमी होगी, तो वो जब आपको लेटर भेजेंगे या क्लाइंट को लेटर भेजेंगे, उसमें लिख के भेजेंगे कि आपके प्लान में ये डेफिशिएंसीज हैं, इसको ठीक करा जाए। ताकि जब आर्किटेक्ट उनके दफ्तर में जाए, तो या तो नया प्लान सबमिट करे या उसके अंदर उन डेफिशिएंसीज को ठीक कर दे। और वहां जाने पे दो तरीके होते थे, या तो आप उनको ठीक कर दें डेफिशिएंसी को, या फिर जो भी चंदे पानी की बातचीत है वो हो जाए। आफ्टर सम टाइम जो जेई थे वहां पर, वो प्रमोट होके एई बन के और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर बन गए। उनके मुंह खून लगा हुआ था रिश्वत खाने का। तो फिर वो जब चिट्ठी भेजते थे, तो उसमें ये नहीं लिखते थे कि आपके प्लान में डेफिशिएंसी क्या है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी, प्लीज डेप्यूट योर आर्किटेक्ट टू डू द नेसेसरी करेक्शन इन द प्लान्स। आप वहां पर दफ्तर में जाइए, तो आपसे कहा जाता था, हाँ भाई क्या दे रहे हो। तो ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति थी जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, जब 200 रुपए में, 400 रुपए में, 1000 रुपए तक में बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने की आर्किटेक्ट फीस लेते थे, और रिश्वत का भाव 50, 100, 150, 200 रुपए का था। और लैंड की कीमत भी महानगरों में भी इतनी ज्यादा नहीं थी। आज दिल्ली शहर में ही 100 गज का एक प्लॉट 100 गज का तकरीबन 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है। तो अब रिश्वत का भाव भी सैकड़ों हजारों से बढ़कर लाखों रुपए में पहुंच गया है। जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जिसको लेंटर डालना बोलते हैं, छत डालना बोलते हैं, छत की रोड़ी सरिया जब डलता है, तो हर लेंटर पे तकरीबन 1 लाख रुपए का भाव है रिश्वत का। भले ही आप प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चलो ये एक अलग मामला है। लाइजनिंग का मामला अलग है, दलाली का मामला अलग है, रिश्वत का मामला अलग है। जो सबसे विचित्र परिस्थिति है वो है जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं उनके सामने रोजगार की। और रोजगार की परिस्थिति इसलिए बनी हुई है कि हम लोग, सीनियर लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के लोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लोग उन बच्चों की मदद करने को तैयार नहीं है। पूरी कोशिश हो रही है कि उनके रास्ते में हम ज्यादा से ज्यादा रोड़े अटकाएं। अब ये एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना देखिए क्या है। अरे मेरे सीनियर्स ने मुझ पे भरोसा करके मुझे काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रदान किया, आपके सीनियर्स ने आप पे भरोसा करके रजिस्ट्रेशन प्रदान किया, आपको अपने पढ़ाए हुए बच्चों पर भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि कई
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गड़बड़ियां हैं, आप पकड़िए ना गड़बड़ी को। आपको किसने रोका है? गड़बड़ी पकड़ना क्या मुश्किल है? देखिए, फर्जी आर्किटेक्ट या फर्जी फैकल्टी को पकड़ना बहुत सरल है। अगर काउंसिल में जो जानकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भेजती हैं, उसके पैन नंबर के थ्रू उसको सर्च किया जाए या उसका डाटा बनाया जाए, तो कोई भी एक व्यक्ति 3 जगह फैकल्टी पे आप नहीं दिखा सकते। अभी हो ये रहा है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना विज्ञापन निकालती है, उसको फैकल्टी मेंबर चाहिए, सारी जानकारी उनसे मांग लेते हैं, सर्टिफिकेट की कॉपीज मांग लेते हैं और वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में सबमिट कर देते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति को हमने अपॉइंट कर दिया। 15 वैकेंसी निकालते हैं, 3 को अपॉइंट करते हैं, 12 के लिख के भेज देते हैं इनको अपॉइंट कर दिया। उन बेचारों को यह भी नहीं पता होता कि किसी XYZ कॉलेज के अंदर उसको फैकल्टी दिखाया गया है। ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जाके उनसे पूछती कि भाई आपको फलानी डिपार्टमेंट में फलाने कॉलेज में फैकल्टी दिखाया गया है कि आपने वहां ज्वाइन करा है। तो ये चीजें सबके संज्ञान में है, सबकी जानकारी में है। जब मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में है, तो क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जानकारी में नहीं है? क्यों इसको नजरअंदाज कर रहे हैं आप लोग? और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जो नए बच्चे निकल के आते हैं उसको प्लान नहीं आता, उसको सेक्शन काटना नहीं आता, उसको स्टेयरकेस के थ्रू सेक्शन नहीं आता, उसको फाउंडेशन नहीं पता, उसको फॉल सीलिंग नहीं पता। अरे उसको सब कुछ पता तो जब होगा जब उसको कोई पढ़ाएगा, और उसको कोई पढ़ाएगा तो जब जब उन कॉलेजों में भर्ती होगी। आज जितने सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज हैं उसमें 35 से 40% फैकल्टी की पोस्ट खाली पड़ी हुई। क्या दिक्कत है? क्या पैसा नहीं है? क्या फंड्स नहीं है? क्या सरकार फंड्स नहीं दे रही? क्यों 35-40% पोस्ट खाली पड़ी है? क्यों वहां पर एडहॉक फैकल्टी भर्ती की जाती है? क्यों कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी भर्ती की जाती है? कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी को आप भुगतान करते हैं 40,000 रुपए, 35,000 रुपए महीने का। जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली परमानेंट फैकल्टी को 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का भुगतान होता है। तो ये विचित्र परिस्थिति किसने बनाई? और सब लोग इस पर चुप बैठे हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। कोई इनसे ये सवाल नहीं पूछता कि भाई सरकारी महकमों में आर्किटेक्ट्स की बनाई हुई ड्राइंग्स जो सबमिट होती हैं उसकी स्क्रूटनी सिविल इंजीनियर क्यों करता है? उसकी स्क्रूटनी ड्राफ्ट्समैन क्यों करता है? ये दलालों की नौबत, लाइसेंस आर्किटेक्ट्स की नौबत क्यों आई? जब कंप्यूटर ड्राइंग्स को चेक कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए कि वो ड्राइंग्स चेक हो रही हैं, तो उसमें करने धरने का बच्चा क्या है? भाई या तो सॉफ्टवेयर उस ड्राइंग को अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, इसमें लाइसेंसमैन करेगा क्या? अब जैसे आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल करते हैं, सारी जानकारी आपने उसमें भेज दी, थोड़े दिन में असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आ जाता है। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है, उसमें कोई कमी होती है, कंप्यूटर उस कमी को पकड़ता है, तो आपके पास एक लेटर आ जाता है कि आपके इसमें ये डेफिशिएंसी है, ये इसमें कुछ फर्क आ रहा है, उसको आप आके ठीक कीजिए। आपका ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है 2 से 3 महीने के अंदर। क्यों? जब ये सारी परिस्थितियां शुरू कर दी आपने, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान्स लेने शुरू कर दिए, तो लाइसेंसमैन की कहानी खत्म है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रॉपर्टी के कागजों में अगर मान लीजिए कोई कमी है तो उसमें आर्किटेक्ट का क्या लेना देना? मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है साहब ये मेरा प्लॉट है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, मैंने उसके सारे उठा के ऑनलाइन सबमिट कर दिए, बिल्डिंग प्लान सबमिट कर दिया, अब बिल्डिंग प्लान की स्क्रूटनी कीजिए, वो ठीक है तो उसको पास कीजिए, नहीं ठीक है तो कंप्यूटर उसको रोक देगा। इसमें लाइसेंसमैन है कहाँ? उसकी आवश्यकता है कहाँ? बिल्कुल सर, काफी ये आप सही बोल रहे हैं कि अब जब चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू होने लगी है तो फिर बहुत सारे चीजों को अवॉइड किया भी जा सकता है, एंड इससे काफी सारे दूसरे जो मैल प्रैक्टिसेस है उनको भी रोका जा सकता है। अब सर थोड़ा सा एक दूसरे साइड पे आते हैं इस पूरे चर्चा के बारे में। हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आर्किटेक्ट्स के फीस के बारे में। अब सीओए ने अपने एक्ट के अंतर्गत तो ये हमें बता ही दिया था कि किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन के हिसाब से फीस क्या होना चाहिए, पर हम देख पाते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है उन पे इनका कोई असर होता ही नहीं है। लोग आज के डेट में 0.5%, 0.3%, बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में 0.25% तक में भी कोट किया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या स्टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं इस बारे में थोड़ी भिन्न राय रखता हूं। मेरा कहना यह है
कि फीस का मामला काम करने और करवाने वाले के बीच में है। मैं चाहे किसी का मुफ्त में काम करूं, चाहे मैं 0.001% पे काम करूं, यह मामला उठना ही नहीं चाहिए। मामला सबसे बड़ा यह उठना चाहिए कि जो आर्किटेक्ट का काम है वो आर्किटेक्ट करे। देश में इतना सारा काम है कि आर्किटेक्ट्स के पास काम की किसी प्रकार से कमी नहीं हो सकती। अब देखिए एक और चीज, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें हमने वीडियो भी बनाया, इस बात का जिक्र भी करा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट को भी इस मामले में मैंने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आ गया जिसमें कहा गया है कि आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के लिए आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी का काम करने के लिए अब हमें सीओए द्वारा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे टेंडर में शामिल होना चाहे उसको अब सीओए का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं रह गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस मामले पे अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, ना तो आईआईए के किसी पदाधिकारी ने मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी, ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने चिट्ठी लिखी। जब भी कोई मसला मैं उठाता हूं, जब भी कोई बात मैं कहता हूं, हर बार यही कहा जाता है हम लीगल ओपिनियन लेंगे। अरे कौन सा लीगल ओपिनियन तुम्हें चाहिए? वो एक मिनट नहीं सोचते, एक चिट्ठी जारी कर देते हैं, हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है, हम जिस मर्जी से भवन निर्माण करवाएंगे, हर व्यक्ति स्वतंत्र है हमारे यहाँ टेंडर भरने के लिए। वो एक मिनट नहीं सोचते, वो एक मिनट नहीं सोचते, कहते हैं कि हम ड्राफ्ट्समैन को भवन निर्माण करने की इजाजत दे रहे हैं। वो कहते हैं हम नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करेंगे। ये क्या होता है नेशनल बिल्डिंग कोड? क्या ये आर्किटेक्ट एक्ट से ऊपर है? नेशनल बिल्डिंग कोड एक किताब है जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। उसमें कुछ भी लिखा हो, आप कहते हैं जी हम नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, उसमें कहा गया है कि इतने साइज का भवन निर्माण एक सिविल इंजीनियर कर सकता है, ड्राफ्ट्समैन कर सकता है। कहां नेशनल बिल्डिंग कोड में कहा गया है कि ड्राफ्ट्समैन को आप चीफ टाउन बना देंगे? कौन सी नियम है, कौन से कायदे हैं? अच्छा एक और बात समझिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश ने आज इस अधिसूचना जारी कर दी कि हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा? बाकी स्टेट्स भी कहेंगे अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर है, हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो हम उनको ये नहीं कहें कि आप आर्किटेक्ट्स को लगाओ, हम उनको सिर्फ ये बताएं अरे मूर्खो, तुम आर्किटेक्ट्स को सेवाएं नहीं ले रहे तो तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं तो कुछ भी काम कर लूंगा, तुम्हारा जो भवन निर्माण होगा उस व्यक्ति से तुम करवाओगे जिसको उस विषय की कोई जानकारी नहीं। जैसे वार्ड बॉय को आप कह दो जी हम इसको डॉक्टर बना देते हैं, इसको चीफ मेडिकल ऑफिसर बना देते हैं, क्योंकि उसकी प्रमोशन ड्यू थी, 25 साल उसको काम करते हो गए थे, मरीज की पट्टी भी वो करता था, इंजेक्शन भी वो लगाता था, तो इसलिए हम उसको सीएमओ बना देते। तो नुकसान अल्टीमेटली तुम किसका कर रहे हो? तुम नुकसान आर्किटेक्ट्स का नहीं कर रहे, तुम नुकसान अपने शहर की, अपने स्टेट की, अपने देश की जनता का कर रहे हो, जिनको तुम वो निर्माण दे रहे हो, वो भवन दे रहे हो जो ना सुरक्षित हैं, जो ना हवादार हैं, जो ना वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहे हैं, जो ना वो सारी सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं जो आर्किटेक्ट्स आपको दे देता। देखिए आर्किटेक्ट्स एक्ट जब बना था, अगर आप इतिहास में जाएं तो इंजीनियर्स की देखरेख में बना था। और इसी वजह से अगर आप वो पुराने सारे पार्लियामेंट्स के डिस्कशन को सुने, देखें, पढ़े, उन कागजों को पढ़े, इसी वजह से उसमें ये बात आ रही थी बार बार कि जब इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं तो इस नए एक्ट की जरूरत क्या है? इंजीनियर्स बखूबी काम संभाल रहे हैं, नक्शा नवीस बखूबी काम संभाल रहे हैं, तो उस आर्किटेक्ट को बनाने की जरूरत क्या है? तो ये बात समझ में आई कि आर्किटेक्ट एक्ट को बनाने से हम निर्माण कार्य को एक सही दिशा दे पाएंगे और एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग हम लोगों को दे पाएंगे जो भवन निर्माण के काम में जुटे। सिविल इंजीनियर्स उन लोगों को मालूम था, जो खुद जिन्होंने इस एक्ट में काम किया उनको मालूम था सिविल इंजीनियर्स किस प्रकार का काम करते हैं। उसी हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने देखा आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या उनका करिकुलम है, क्या उनका सिलेबस है, उसी हिसाब से इस एक्ट को बनाया गया। और यही एक ऐसा कारण था
कि इसमें आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि एक्ट को बनाने में, उसको पालन कराने में, उसको पार्लियामेंट में पास कराने में अधिकतर इंजीनियर्स का योगदान था। और हमेशा से ये बात उनकी रही कि भाई अगर हम आर्किटेक्ट्स को आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिवली तय कर देंगे तो बहुत सारे इंजीनियर्स के रोजगार पे फर्क पड़ेगा। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की कि जैसे वकीलों के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, डॉक्टर्स के लिए स्पष्ट रूप से उनके एक्ट में कहा गया है कि वकालत या डॉक्टरी कोई वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा जिसपे उस प्रकार की शैक्षिक योग्यता ना हो, लेकिन आर्किटेक्ट्स एक्ट में ऐसी बात नहीं है। तो हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट्स एक्ट की आर्किटेक्चरल सर्विसेज को लेके जो व्याख्या की है वो गलत है। हमें इस मामले पे सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में एक तो अवैध लोगों की घुसपैठ ना हो, आर्किटेक्ट्स की मदद करें। जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो एक इंस्पेक्टर की तरह काम ना करे, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो मॉनिटरिंग बॉडी है, वो हवलदार की तरह काम ना करे कि अगर कोई आर्किटेक्ट अपनी सालाना फीस जमा कराना भूल गया तो आपने 10 रुपए रोज की पेनल्टी लगा दी। कोई 10 साल के लिए विदेश चला गया, आपने उससे 36,000 रुपए वसूल लिए। एक बार का रजिस्ट्रेशन का चार्जेस आपका 5,000 है, कोई व्यक्ति 10 साल के लिए फीस नहीं जमा कराया तो आपने उससे 36,000 वसूल लिए। ये सारी चीजें पुराने जमाने में ठीक थी जब आपके पास धन की कमी थी। आज आपके पास करोड़ों रुपए का फंड है। इस करोड़ों रुपए के फंड की आप इमारतें मत बनाएं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर मत बनाएं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम पे जमीनें मत खरीदें। इस सारे फंड का इस्तेमाल करें आप आर्किटेक्ट्स की मदद करने के लिए, युवा आर्किटेक्ट्स की मदद करने के लिए, आर्किटेक्चर कॉलेजेस की मदद करने के लिए। लेकिन चलो हम इस मसले में नहीं पड़ते, क्योंकि एक्ट जो बना हुआ है जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक ये परिस्थिति नहीं बदल सकती। लेकिन हम इन 5 या 10 लोगों से ये विनती तो कर सकते हैं कि भाई आप हमारे संप्रदाय के हो, आप हमारी जाति के हो, आप हमारी बिरादरी के हो, तो हम लोगों से तो जुड़े रहो, हम लोगों के विरोध में काम तो मत करो। 10 रुपए रोज की पेनल्टी आर्किटेक्ट से तो मत वसूलो। फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए एग्जाम की परिकल्पना तो मत करो। जो सारे देश के अंदर म्यूनिसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज तुमसे चंदा वसूल रही हैं, उसके खिलाफ तो आवाज बुलंद करो। वो तो तुम रोक सकते हो, जिस स्टेट के आप चीफ आर्किटेक्ट हो, आप अपनी स्टेट में क्यों नहीं रोकते? आप क्यों नहीं कहते इस बात को कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अच्छा मान लीजिए वो नहीं मानता, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा अरिंदम चौधरी भी कर सकता है, अशोक गोयल भी कर सकता है, ध्रुवीन मर्चेंट भी कर सकता है, और आईआईए का कोई भी पदाधिकारी कर सकता है। अगर ऐसा नियम होता कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देता और मैं कहता साहब ये मेरी पीआईएल स्वीकार कर लीजिए और ये आपके आदेशों का वेलना हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, इस पर आप आदेश पारित कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मेरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेगी अशोक जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अदालत में आने की प्रक्रिया को समझिए, नियम को समझिए, एक वकील को हायर कीजिए और अपनी सारी बात कायदे कानूनों के तहत हमें बताइए। सर इस बारे में एक आपने अभी जैसे बताया कि यंग आर्किटेक्ट्स के फ्यूचर के लिए भी हमें मतलब सीओए को सोचना चाहिए, बाकी जो बॉडीज है आईआईए इन सबको ये सोचना चाहिए कि यंग आर्किटेक्ट्स का आगे कैसे होगा, इनका एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, इनको अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे, बिकॉज वो किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीजें उनके फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इस चीज पे एक बार बार जो इवन जो हम लोग आर्किटेक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन में भी जो बातें अभी चल रही है और हम जिन मुद्दों पे अभी बात करना चाहते हैं, जिन पे काम करना चाहते हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब भी सीओए से या आईआईए से सवाल पूछे जाते हैं तो वो ज्यादातर एम्फेसिस बच्चों के पढ़ाई पे, उनके एजुकेशन के तरफ ही बातें चलते रहती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या किया जाएगा, प्रोफेशनली उनको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे भटके हुए रहते हैं कि आगे अब हम आर्किटेक्ट्स बन गए,
हमारे फ्यूचर के लिए हमको किस तरीके के कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए, या फिर अगर हम प्रैक्टिस में जा भी रहे तो उसका सही तरीका क्या है, इस पे बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और उनको गाइडेंस देने के लिए प्रॉपर कोई मीडियम नहीं रहता है। तो इस पे आईआईए या सीओए कभी कुछ स्टेप क्यों नहीं उठा रहा है? वो सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिट क्यों कर लेता है खुद को? देखिए, एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से समझिए आप, जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो मेरे से ज्यादा समझ रखते हैं, उनको एक्सपोजर मेरे से ज्यादा मिला है। मैं जिस समय का पढ़ा हुआ हूं, हमें टाइम सेवर स्टैंडर्ड भी बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था, और अगर हम हवाई जहाज से उसको मंगाएं तो उसके 4 गुने पैसे देने पड़ते थे, और अगर हम उसको शिप से मंगाएं तो करीब 3 महीने में पहुंचता था। आज कंप्यूटर के एक बटन से मैं कोई भी किताब डाउनलोड कर सकता हूं, कोई भी जानकारी हासिल कर सकता हूं। तो इन बच्चों को कमजोर समझना या इन बच्चों को ये मान के चलना है कि उनको कुछ नहीं आता, ये नितांत मूर्खता है। मैं अगर नेक्स्ट जनरेशन को नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी हीन भावना है। इस बात को बहुत जरूरी है समझना। सबसे बड़ी चीज ये है कि हर व्यक्ति अपना रोजगार खुद ढूंढ सकता है, उसके लिए उसको किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रोजगार के लिए चल रहा है तो उसको पीछे से धक्का देने की कोशिश करना या उसके राह में गड्ढे खोदना, वो एक मूर्खता है। हमारे वरिष्ठ सदस्य उसके राह में गड्ढे खोद रहे हैं, उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं। यहां मेरा उनसे मतभेद है। मैं कहता हूं कि उनके लिए मार्ग सरल करो। जहां पर भी उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के साथ बेईमानी हो रही है, वहां पर आप उनकी उंगली पकड़ो, उनकी मदद करो। आप सत्ता में हो, आप पावर में हो। आप एक बात बताइए, जब मैं बात बार बार कहता हूं, एक एग्जिट एग्जाम की बात, एक आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की बात, आर्किटेक्ट्स के एम्पेनलमेंट की बात, आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन मनी चार्ज करने की बात, क्यों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रवैया सिर्फ हवलदार का? क्यों हर बार यही बात आती है कि जो लोग, ये मसला मैंने जब उठाया कि आर्किटेक्ट से आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे 35,000, 40,000, 80,000 रुपए वसूल रहे हो, तो ये गलत है। इसमें कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि आर्किटेक्ट का जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपका बड़ा जिम्मेदारी बन जाती है, तो आप कैसे गैर जिम्मेदार हो गए कि फीस जमा कराना भूल गए? क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? क्या हुआ? आप नहीं भूलते चीजें? 1972 से आर्किटेक्ट एक्ट बना हुआ है, आज तक आपने एक फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा। आप तो सारी चीज भूले हुए हो। इतने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, आप आंख बंद करके बैठे हो, आप सारी चीजें भूले हुए हो। इतने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में इंस्पेक्शन के नाम पे आप ढकोसला कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, वहां पर रिश्वतें खा के आप उन कॉलेज को अप्रूवल दे रहे हो जिस कॉलेज पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उस पर लाइब्रेरी है, ना कंप्यूटर लैब है, और आप कहते हो कि नए आर्किटेक्ट जो हैं ये गैर जिम्मेदार हैं, नए आर्किटेक्ट्स हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो मेरा निवेदन ये है, सीनियर आर्किटेक्ट से निवेदन है, काउंसिल से निवेदन है, आईआईए से निवेदन है कि हम इनकी मदद करें। एक चीज बताइए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश में इतने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज हैं जो आधा हिंदुस्तान हिंदी समझता है, हिंदी बोलता है। कितने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज ऐसे हैं जहां पर 160 सीटें हैं, कहीं 120 सीटें हैं, कहीं 80 सीटें हैं। क्यों नहीं आप हिंदी भाषा में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू करा देते? लाल रंग तो लाल रंग है, साइट एनालिसिस तो साइट एनालिसिस है। मैं हिंदी में करूं, अंग्रेजी में करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हो नहीं, उसको अगर अंग्रेजी नहीं आती वो आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेगा। भाई, कोई उत्तर भारत में रहने वाला, कोई पीलीभीत में रहने वाला, कोई बरेली में रहने वाला, वो अपने शहर में पढ़ के, हिंदी भाषा में पढ़ के, अपनी भाषा में पढ़ के अपने शहर में रोजगार ढूंढ रहा है। उसका नहीं बनानी बड़ी बड़ी इमारतें, उसको नहीं बनाने हॉस्पिटल, उसको नहीं बनाने शॉपिंग मॉल। वो तो कहते हैं मैं 200 गज का नक्शा पास करा लूंगा, 1 महीने में 4 नक्शे पास करा लूंगा, मेरा परिवार चल जाएगा, मेरा रोजगार चल जाएगा। आप कहते हो या तो तेरे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे
नहीं तो तेरे को आर्किटेक्ट नहीं बनने देंगे। ये क्या भावना है आपकी? सर पर आप उसके कहते लिए हो अपने को लिटरेचर भी लगेगा उतना या तो जो या तो तू BMW कार खरीद, नहीं तो तेरे को मारुति 800 भी नहीं खरीदने देंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात आपने कहा कि हर लेवल पे, हर पॉइंट पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सबके लिए वो एवेन्यूज खोल दें, ताकि वो सबको एक जैसे तरीके से उसका उसको एक्सेस करने का मौका मिले। अगर किसी को आर्किटेक्चर करना है और उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो उस सब्जेक्ट को इंग्लिश में कर पाए, और हम उसके लिए ये नेक्स्ट एवेन्यू खोल के रख रहे हैं, ताकि वो कम से कम इस प्रोफेशन का जो मेन डिग्री है वो लेके अपने ही शहर में अपने लेवल पे ही प्रैक्टिस कर पाए। एंड इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग आज के डेट में। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। ध्रुविन जी, आप अगर इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, आप इसमें बताइए। और एक चांस यू कैन होगा, पुट अप योर बुक पॉइंट। राइटर्स जो प्रोफेसर्स है वो हिंदी में या वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बुक भी लिख पाएंगे, तो उनका भी एक आमदनी एक्स्ट्रा बढ़ सकती है इसमें। तो वो बुक लिखेंगे हिंदी में, साउथ में मराठी है, बिल्कुल, इधर गुजराती हो गया, मराठी हो गया। बिल्कुल। सो हर भाषा में अगर बुक्स आने लगी तो एक्चुअली गांव गांव तक और वो ना आर्किटेक्चर भी पहुंच लिखे, कम जाएगा। से कम उनको ट्रांसलेट भी किया यस जा यस सकता है यस विद यस, द हेल्प ऑफ इट कैन सर्टेन बी ट्रांसलेटेड, इट पीपल कैन जो बी अ फ्रेश उसको बुक ट्रांसलेट आल्सो। करके दे। एक नया किताब भी लिख सकते एब्सोल्युटली। हैं उसके लिए। देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। 1980 में जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, मेरी 25 साल उम्र थी। 150 पेज की किताब में 350 स्केचेस हैं, 250 फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद अगले साल मेरी अगली किताब आई मकान के नक्शों की, जिसमें 51 नक्शे हमने डाले विभिन्न प्लॉट साइजों के, उसका विवरण दिया, बिल्डिंग बायलॉज दिए। मैंने अपनी हर किताब में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बताया, आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में बताया, लोगों को ये बताया कि आपको आर्किटेक्चर की सेवाएं लेने के लिए किसके पास जाना चाहिए। मेरी लिखी हुई किताबों को 10 लाख लोगों ने पढ़ा। 10 लाख लोगों ने मेरी किताबों के थ्रू ये जानकारी प्राप्त की कि आर्किटेक्ट एक्ट क्या होता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। तो किताबों की समस्या नहीं है, समस्या लिखने वालों की समस्या नहीं है, समस्या माइंडसेट की है कि आप क्या सोचते हैं। मैं हिंदी पढ़ा हूं 8वीं कक्षा तक, अंग्रेजी पढ़ा हूं 11वीं कक्षा तक, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखता हूं। दोनों भाषाओं में देश के हर प्रमुख पत्रिका, मैगजीन, न्यूज़पेपर में लेख लिख चुका हूं, और मेरे लिखे हुए लेखों में आज तक किसी कॉमा या फुल स्टॉप की भी एडिटिंग नहीं हुई। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव तभी हो पाया जब मैं 15 रुपए महीने में आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई करता था। 15 रुपए महीने में मैं पढ़ पाया, तो आज मैं देश के लोगों को अपनी सेवाएं दे पा रहा हूं। उसी तरीके से कोई देहात में बच्चा बैठा है, कोई छोटे शहर में बैठा है, वो पौंडीचेरी में बैठा हो या कोवलम में बैठा हो या अनंतपुरम में बैठा हो केरला में, उसको नहीं आती अंग्रेजी, वो मलयालम समझता है, वो तेलुगु समझता है, वो कन्नड़ समझता है। उसका जो टीचर है वो भी तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समझता है, वो भी तो उसी शहर का है। मैं अरिंदम वही जी बता रहा हूँ सर कि दिल्ली उन लोग को जाकर, भी बुक लिखने का मौका मिलेगा, तेलुगु में, मलयालम में, अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक लिखने का भी मौका मिल सकता है। तो एक और मुद्दा सर जो मैं इस शो के दौरान उठाना चाहूंगा, कि आजकल के बच्चे काफी डिमोटिवेटेड रहते हैं इस बात से, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है या फिर इवन जो आर्किटेक्चर लेना चाहते हैं अपने अपने फ्यूचर के लिए, इनके दिमाग में या फिर ये इधर-उधर से काफ़ी लोगों को ये जानकारी मिलती है कि आर्किटेक्चर इज़ नाउ बिकमिंग अ प्रोफेशन व्हिच इज़ वेरी अंडरपेड। और ये हो भी रहा है कि हम देखते हैं कि काफ़ी फर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे 5 साल आर्किटेक्चर करने के बाद उनको महज़ 9,000, 10,000 या 12,000 के सैलरी में स्टार्ट करना पड़ रहा है। स्पेशली टियर 2 सिटीज़ में तो ये हो ही रहा है। तो इस चीज पे हम किस तरीके से इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि कम से कम एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो, जहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर फर्म्स है वो कम से कम एक पर्टिकुलर स्लैब से ही स्टार्ट कर सकते हैं सैलरीज को, एंड जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है वो अंडरपेड ना रहे। देखिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक फिक्शन राइटर है सुरेंद्र मोहन पाठक,
जासूसी उपन्यास लिखते हैं, 300 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। इस समय उनकी 80 साल उम्र है। मैं जासूसी उपन्यास तो नहीं पढ़ा उनका आज तक कोई। उनकी बायोग्राफी के 3 पार्ट्स में बायोग्राफी आई, तकरीबन 400 पेज की, 1200 पेज की बायोग्राफी मैंने पढ़ी। उन्होंने 300 उपन्यास लिखे और 55 पब्लिशर बदले। 300 उपन्यास के लिए 55 पब्लिशर, यानी हर चौथे 5वें उपन्यास के बाद उनको अपना पब्लिशर बदलना पड़ता था। तो ये मामला क्या है? ये मामला शोषण का है। जब भी जिसको शोषण का अधिकार मिलेगा वो शोषण करेगा। तो इसमें नियम कायदे आप बना के शोषण को रोक नहीं सकते। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं कि वो युवा आर्किटेक्ट स्वयं इंकार कर दे कि मैं इससे कम पैसों में आपके दफ्तर में काम नहीं करूंगा। बार बार ये बात कही जाती है, कई सीनियर आर्किटेक्ट से कहते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, हम इनको 5,000 रुपए दे के भी उपकार कर रहे हैं, इंटर्न्स को कुछ नहीं आता, हम 6 महीने बैठ के इनको सिखाते हैं। ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आप कहते हो 5 साल पढ़ के उसको कुछ नहीं आया और 6 महीने में आपने सिखा दिया। अगर आप इतने सक्षम हो कि 6 महीने में किसी भी अनाड़ी को कुछ भी सिखा सकते हो, तो आर्किटेक्चर कॉलेजेस में से निकलने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने दफ्तर में नौकरी मत दो। 12वीं पास को, 8वीं पास को, 11वीं पास को अपने दफ्तर में नौकरी दो, 6 महीने में उसको ट्रेनिंग दो, उसको आर्किटेक्ट की सारी गतिविधियां सिखा दो। तो ये शोषण का मामला है। शोषण के मामले में आप जब तक कोई व्यक्ति अपना शोषण करवाएगा, जब तक उसका शोषण होगा। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि उन युवा आर्किटेक्ट्स को इनके दफ्तर में काम करने के लिए न जाना पड़े। वही बात मैं बार बार बोलता हूं कि अगर वो 200 गज के 4 नक्शे भी पास कराएगा तो उसको 5,000 रुपए की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और 200 गज के 5 नक्शे किसी भी शहर में मिलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर चप्पल वाले की दुकान का भी इंटीरियर करेगा, चश्मे वाले की दुकान का भी इंटीरियर करेगा, छोले भटूरे की रेडी भी डिजाइन करेगा, तब भी वो 15,000 रुपये महीना कमा लेगा। उसको 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसको 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप एक चीज देखिए, जगह जगह बड़े शहरों में चौक पे मजदूर मिस्त्री बैठते हैं, उनके रेट फिक्स हैं। मिस्त्री का रेट अगर 800 रुपए है, कोई मिस्त्री 600 रुपए में आपके साथ चलने को तैयार नहीं होगा। सुबह से शाम तक खाली बैठ जाएंगे, 200, 300, 400 लोग वहां पर बैठे रहेंगे, पूरे दिन खाली बैठ जाएंगे, लेकिन 800 रुपए की बजाय 400 रुपए में मिस्त्री चलने को तैयार नहीं होगा। तो क्यों बेचारे युवा आर्किटेक्ट 200 रुपए की दिहाड़ी पे किसी आर्किटेक्ट दफ्तर में काम करते हैं? 20,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीने की फीस देके इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, दिन रात एक करा है, और उसके बाद इनका इतना शोषण हो रहा है। तो इनके लिए अगर हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं कि इनको नौकरी नहीं करनी पड़े, तो ये शोषण अपने आप बंद हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, इस पे भी हमें काफी बातचीत करनी चाहिए, और आगे के जितने भी यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको इन चीज़ों पे भी हमें काफी हाइलाइट्स देने चाहिए कि वो किस तरीके से खुद को काबिल बना सकते हैं टू बिकम एन एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ। काम ढूंढे, और अगर उन्हें ये लग रहा है कि उनके शहर में या फिर वो जिस टाउन में है, छोटे से टाउन में, अगर उनको प्रॉपर्ली उस सैलरी में जॉब नहीं मिल रहा है, तो हमें उनको यही एनकरेज करना चाहिए कि आप खुद का ही स्टार्ट कीजिए, और विद टाइम आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और एटलीस्ट आप शोषण से बचेंगे, और जो आप वहां कमा रहे उतना ही कमाएंगे अपना प्रैक्टिस करके, बल्कि उससे ज्यादा ही कमाएंगे। इन चीजों पे एनकरेजमेंट हमें देना चाहिए। एंड AWA में भी हम ये बोलेंगे, आर्किटेक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन में भी जितने भी यंग आर्किटेक्ट्स है, वो चाहे तो हमारे साथ टच बेस कर सकते हैं। उनको आगे किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर किस तरीके से उनको वो अपना फर्म सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से वो
खुद को मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए हम उनको हर तरीके से सपोर्ट देंगे या फिर उनको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। अभी वैसे भी वो लहर चल रही है आरके एंटरप्रेन्योर्स की, आर्किप्रेन्योर्स उनको बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हर एक आर्किटेक्ट खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बिल्कुल, हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे यंग आर्किटेक्ट्स हैं, वो खुद ही एंटरप्रेन्योर के हिसाब से मार्केट में उभरे और वो खुद का काम खुद करे, इनोवेशन लाए चीज़ों में, उन पे एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि यंग एज में वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए चीज़ों को देख सकते हैं, नए तरीके से देख सकते हैं और उन चीज़ों पे काम करके नए चीज़ें हमारे सामने भी ला सकते हैं। जो हम एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट हैं, हमारे लिए भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो AWA के तरफ से आपको बहुत धन्यवाद अशोक जी कि आप आपने अपना टाइम दिया और कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत किए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे अपने अपना सारा वैल्यू पॉइंटर्स हमें बताए। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट ध्रुविन फॉर जॉइनिंग इन एंड आई होप Yeah. दिस हैज बीन अ वंडरफुल सेशन और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनको काफी पॉइंट्स के बारे में ज्ञान मिला होगा, इसमें पता चला होगा काफी सारे पॉइंटर्स के बारे में एंड किस तरीके से हम आर्किटेक्चर प्रोफेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पे भी हमने अच्छा खासा चर्चा किया है। कोई भी अगर आप लोगों को फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अशोक जी का चैनल है अशोक दिल्ली वाला शो, उस पे भी आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपने पॉइंटर्स रख सकते हैं उनके पास, वो आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उस नंबर पे या उस ईमेल पे आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं एंड वील ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द शो and hope to see you all very soon. नमस्कार। Thank you. Namaskar. Namaskar.